नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला और एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अपनी स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के अब तक के सबसे बिगड़े हुए संबंधों की। ये बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्त ताज़ा घटनाक्रम जो सामने आया है, इस वक्त जो भारत और कनाडा के संबंध है वो अब तक के सबसे कड़वे संबंध में तब्दील हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि ट्रूडो एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं, भारत नकार रहा है और इन सब के बीच कई सवाल आ रहे हैं। और एक सवाल तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को लेकर भी पूछा जा रहा है। आइए शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेट टॉक कुछ तथ्यों के साथ, कुछ सवालों के साथ। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडाई प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार की कनाडा में हो रहे आपराधिक गतिविधियों में सीधी संलिप्तता है और संजय कुमार वर्मा राजनयिक, उनका भी नाम लिया गया है। कहा जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। भारत कह रहा है कि उसने कनाडा से अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा का दावा है कि उसने इन राजनयिकों को निष्कासित किया है। सच क्या है, ये सवाल जो हैं वो क्यों गंभीर है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत कनाडा के संबंधों की जब बात आती है तो कनाडा में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भी फिक्र करना लाजमी हो जाता है। उनकी जो परिस्थितियां हैं उसको समझना, उसको चर्चा करना, उसको जो फैक्ट्स हैं उसको समझना बहुत लाजमी हो जाता है। ये कुछ सवाल हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने स्ट्रेट टॉक शुरू करने से पहले इन सवालों को दर्शकों के सामने उठाएं और इन सवालों को ही अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो हालात हैं भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर, ये क्या कह रहे हैं। कनाडा में हुए अपराध में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप सीधे सीधे प्रधानमंत्री ट्रूडो लगा रहे हैं। कनाडा में आखिर इस तरह से अगर भारतीय अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं तो ये कितने गंभीर है और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं इसके आने वाले भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये कितने गंभीर आरोप हैं। कनाडा में रह रहे भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय एनएसए डोवाल को लेकर अमेरिका और कनाडा तक में टिप्पणी हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का इस पर डोवाल की टिप्पणी आई है और कहीं ना कहीं ये नाम जिस तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है, इस नाम को भी समझना और इसे इसलिए भी समझा जाना ज़रूरी है कि क्या भारतीय कूटनीति में अब इस तरह के गैंगस्टर्स के नाम का भी सामने आना, इसे हल्के में लिया जाना चाहिए। भारतीय कूटनीति का कौन सा पक्ष जो है वो सार्वजनिक किया जा रहा है। कनाडा से भारतीय राजनयिकों की वापसी के बाद अब दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके आगे की कड़ी में क्या देखने को मिलेगा। कनाडा के साथ जो भारत के रिश्ते बिगड़ चुके हैं, कड़वे हो चुके हैं, विदेश नीति पर भारत की जो पूरी की पूरी विदेश नीति कह सकते हैं कि भारत की जो पूरी वैश्विक नीति है, इस पर इसका क्या असर हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के भीतर। आइए अपने जो पैनलिस्ट हैं आज उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर डिप्लोमैट है डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी, हमारे साथ फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट है प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने और हमारे साथ फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट और लीगल इश्यूज़ एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सनवारिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में पाहवा सर आपसे ही करना चाहूँगी। आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो जो है संभाला है। राजनयिक होना, किसी देश का राजनयिक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे किसी देश से निष्कासित किया गया या फिर देश ने उसको वापस वतन वापसी करा ली, इसके क्या मायने समझ रहे हैं सर हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको आप बेसिकली समझें तो राजनयिक या डिप्लोमेसी के 2 मूल मंत्र होते हैं। एक तो ये है कि संकेत देना और संकेत समझना, और दूसरा होता है कि जो दिखाई दे वो होना नहीं चाहिए और जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देना चाहिए जी। कनाडा के मामले में हमसे सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार से ये हुई जी कि इन्होंने अपनी आप कहें कि जरूरत से ज्यादा बोलने को लेकर या किसी और वजह से, या इनका जो आईटी सेल है और इनके जो भक्त हैं, उन लोगों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज कनाडा हमारे सामने खड़ा है और हम उसको जवाब देने के लिए मजबूर हैं। जबकि आज यहाँ से वाशिंगटन एक गया है और अभी पुष्ट नहीं है, आपको सूत्रों के हिसाब से जो विक्रम यादव थे पन्नू के केस में जिनको नामजद किया गया था अमेरिका की तरफ से जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया CC1। तो ये स्थितियां हमारी इस सरकार की नाकामी है। सीधे सीधे मैं तो यही मानता हूं, ये कोई पॉलिटिकल और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए
कोई समझदारी वाला ऐसा डिसीजन नहीं ले पाए जिससे देश की अस्मिता और देश का सम्मान बचा रहता। अगर बाहर की मर्डर हुआ है, असैसिनेशन हुई है, जिसको वो लोग कहते हैं कि वो शहीद हुए, शहादत हुई है, तो वो गड्ढे चढ़े हैं अगर, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। और ऐसा हर देश की एजेंसियां करती रहती हैं, लेकिन कभी किसी को मालूम नहीं होता कि अभी पावा सर, ये शायद पहली बार होगा भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने भारत सरकार की संलिप्तता सीधे सीधे यहाँ पर दर्शाई है और मीडिया के सामने इस तरह से खुलकर भारत के बारे में बातचीत हो रही है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब ये शुरू हुआ था, कहते हैं कि कर्ज और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जी। जब ये आने शुरू हुए थे कि भारत के विरुद्ध कोई ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या ऐसा कोई प्लान किया जा रहा है, तो हमें पर ध्यान देकर उसको दबा देना चाहिए था। आज जस्टिन ट्रूडो ये ब्लेम लगाते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्ट बोला था, लेकिन मोदी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या हमारे जो राजनयिक थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। और ये 100% ये दुखद है, क्योंकि मैं तो घूमता ही रहता हूँ, अभी भी विदेशों में आना जाना है जी। तो ये दुखद है। प्रमोद सर, आप संजय कुमार वर्मा, जिनको लगभग 36 वर्षों के राजनयिक जो है एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, क्या इस पे ऐसा सवालिया निशान ट्रूडो सरकार ने लगा दिया है? उनकी छवि के बारे में हमारे दर्शकों के सामने कुछ बोलना चाहेंगे? संजय कुमार वर्मा एक राजनयिक, भारतीय राजनयिक जो जापान में रहे, तुर्की में रहे, कई देशों में, हांगकांग में रहे, उनका अनुभव रहा है। कनाडा में क्या खराब हो गया? मैं तो यही कहूंगा कि संजय कुमार शर्मा को आज से दो साल पहले रिजाइन करके वीजा लेके आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या हालात है और किन स्थितियों में हमारे राजनयिकों को काम करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हमारे साथ थे गौतम बम्बावाला जी, वो भी लेके आज कहीं प्रोफेसर हो गए जी। उसके अलावा बहुत से नाम है जो अंडर कवर भी रहे, सामने भी आए हैं, लेकिन सबकी छुट्टी हो गई या छुट्टी लेके अपने अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि वो जानते देश नीति जो होनी चाहिए या जो नेहरू स्थापित की थी हमारी और सफल विदेश नीति वही थी। हम उससे बहुत कर चुके हैं और बहुत दाएं बाएं हो चुके हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, एक मानसिकता है या मानसिक कुंठा कह सकते हैं कि अपने आप को शो करना, अपने आप को दर्शाना। अरे अगर किसी को इस तरीके से कर दिया असैसिनेशन, तो उसको छाती ठोक के सामने से बोला थोड़ी जाता है कि हमने मारा है, हमारा घुस के मारेंगे, फिर घुस के मारेंगे। इसका मतलब भारत सरकार जो है, भारत सरकार मसल पावर जो है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है कनाडा में, या फिर कनाडाई सरकार के सामने कथित रूप से जी? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कायरता है जी। पहलवान को आप देखा है सड़क पे जाते हुए रिक्शे वाले को डांटते हुए, वो बड़े प्यार से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो कमजोर है वही सबसे ज्यादा देता है, गरीब आदमी ज्यादा टिप देता है। ठीक है, हमारे साथ ब्रह्मदीप पलूने भी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए हैं। तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिर भारत और कनाडा के बीच जो इस समय तू मैं हो रही है, आखिर इसका आधार जो है, क्या उसको सिरे से नकारना ही भारतीय पक्ष को मजबूत दर्शा रहा है, या फिर कई तथ्यों को भारत सरकार को भी सामने रखना होगा? लेकिन जस्टिन ट्रूडो पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ट्रूडो पब्लिकली भारत सरकार के बारे में जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर ट्रूडो सरकार की जो डिप्लोमेसी है उस पर भी सवाल उठने लाजमी है। तो बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कनाडा ने जो सबूत कथित रूप से दिए हैं, भारत सरकार का जो पक्ष आया है सामने, उसके बाद आगे जो है भारत और कनाडा दोनों ही देशों में जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर ये आई गई बात साबित हो जाएगी, इसका पूरे के पूरे जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख है उस पर क्या असर होगा? और खास करके तब जब यूएस अमेरिका के साथ भी कुछ इसी तरह के जो रिश्ते हैं, भारत के साथ कुछ इसी तरह का जो मामला है, वो भारत सरकार जो है उसको डील कर रही है, और कथित रूप से जो कि यहाँ पर प्रमोद पावा जी ने कहा कि भारतीय इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो वहाँ पर पहुँच भी चुकी है, पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने, मैं समझना चाहती हूँ कि लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? भारत की कूटनीति फेल हो रही है या जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स हावी है?
देखिए नेहा जी, पिछले कुछ दशकों में जब से सोशल मीडिया का उभार हुआ है हम्म। और तब से एक इसका जो प्रभाव है वो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सही है कि इसका जो प्रभाव है वो देश के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं या शीर्ष पर बैठे हुए नेता, उन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वे चीजों को लोकप्रियता हासिल करने के लिए कड़े कदम उठाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे वैश्विक स्तर पर या वैदेशिक नीति को प्रभावित करने वाले ऐसे कदम उठाने से गुरेज नहीं करते जिससे उनको चुनाव में फायदा मिले, जिससे उनको लोकप्रियता मिले। यदि हम बात कनाडा की करें तो देखिए, दुनिया में हमारे रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान से रिश्ते जो डेवलपमेंट अभी तक पाकिस्तान से ये राजनयिक वापस बुलाने या भेजने का दौर चला करता था, अब कनाडा से चल निकला। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि क्या कनाडा से हमारे संबंध बहुत अच्छे कभी रहे हैं? क्योंकि आप देखिएगा कि 1983 में जब कनिष्क विमान दुर्घटना हुई थी, तब भी उसके जो अपराधी है उनको भारत सरकार को सौंपने से कनाडा ने इनकार कर दिया था। कनाडा ने उसमें दिलचस्पी दिखाई ही नहीं और कनाडा जो है वो खालिस्तानियों का दूसरा घर बन गया है। अब कनाडा भारत के संबंध का एक दौर जरूर आया था जब दोनों देशों के बीच परमाणु असैन्य समझौता जो हुआ था कनाडा और भारत के बीच, लेकिन वो कब हुआ था? जब कंजर्वेटिव पार्टी का दौर आया था जी। तो अभी यह जो ट्रूडो की जो राजनीति है वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ऐसी राजनीति, क्योंकि वो अपने देश में राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए, क्योंकि वो खालिस्तानी संगठनों से जुड़े, राजनीतिक दलों से जुड़े जिनका समर्थन येनकेन वो जुटा लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि उनके जो पूरा कार्यकाल उठाकर देखिए, जब भारत दौरे पर आते हैं तो अटवाल को अपने डिनर में बुलाने की साहस जुटा लेते हैं। वो नीचर को लेकर जिस प्रकार से अपने संसद में बयान देने से गुरेज नहीं करते, या पन्नू को लेकर, तो अब इसकी ये जो ट्रूडो की जो राजनीति है इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि वो दरअसल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। और इसमें एक बात और देखिए, यदि आप कनाडा और अमेरिका में यदि तुलना करें तो अमेरिका जो है पन्नू को लेकर अमेरिकन कोर्ट में केस जरूर है जी, लेकिन अमेरिका इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि उसे भारत से सामरिक सहयोग भी करना है। चीन को लेकर भी हित है, भारत को लेकर बहुत सारे हित है, तो वो एक अलग तरीके से उन केस चल रहा है, लेकिन उसको राजनयिक तौर पर उसको मतलब इस प्रकार से डील कर रहा है कि भारत से उसके संबंध खराब नहीं हो जाए। लेकिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि भारत से यदि राजनयिक स्तर पर संबंध खराब होने का संदेश जाएगा तो उनको बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में अपने देश में वोट मिल जाएंगे। तो ये जो समूचा घटनाक्रम जो नजर आता है वो ट्रूडो की राजनीति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। अगली बात यह भी है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने भारतीय राजनीतिकों पर पहली बार हमला बोला, वो उनकी विदेश मंत्री भी भारतीय राजनीतिकों पर जो है वो आरोप लगा चुकी है। और इन सब में सबसे जो दुखद स्थिति है कि हम वैश्विक उस वैश्विक दुनिया में उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर जो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो चुनाव जीतने के लिए किसी दूसरे देश से संबंध खराब करने को बुरा नहीं मानते। तो मुझे लगता है ट्रूडो की जो राजनीति है वो भारत से संबंध खराब होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रूडो भी इस बात को जानते हैं। जी प्रोफेसर ब्रह्मदीप, इसमें भारतीय पक्ष जिस तरह से बर्ताव करता आ रहा है, भारतीय डिप्लोमेसी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं सिंगापुर में जो बैठक हुई अजीत डोवल और उनके काउंटर पार्ट, कनाडाई काउंटर पार्ट के बीच में, उस बैठक के बारे में भारत में कोई जो है खबर नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई जैसे शख्स को लेकर डोवल बात कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? नेहा जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप देखिएगा कि और ट्रूडो से जब भी मोदी जी मिले हैं और मिलने के बाद उन्होंने भारत के बारे में ट्रूडो ने कुछ उल्टा पुल्टा ही बोला है। चाहे G20 की बैठक हो, उसके बाद संभवतः एक बार और मिले, अभी भी एक बैठक में वो मिले थे। तो ट्रूडो की जो राजनीति है वो जो है वो उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या जो उनके कैबिनेट के मंत्री है उनमें प्रतिबिंबित होती होगी। और जहां तक लॉरेंस डिसूजा, लॉरेंस जो बिश्नोई, इसका सवाल है, तो ये एक वैश्विक गैंग है जो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। अब भारतीय सरकार के साथ इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि
दुनिया भर में समस्या है। मैक्सिको में बहुत सारे गैंग काम करते हैं, अमेरिका में बहुत सारे गैंग काम करते नहीं, हैं, ये अफगानिस्तान में गैंग काम जो करते हैं। कनेक्शन जोड़ा है ट्रूडो गवर्नमेंट ने, मैं उसको समझना चाहती हूँ। हमारे भारतीय मेरे एनएसए नहीं, और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के साथ सरकार के एजेंट्स मिलकर काम कर रहे, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। आखिर ये जो एक मॉडस ऑपरेंडी मैं कहूंगी कि एक काम करने का जो तरीका एक्सपोज कथित रूप से किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मेरे विचार में कनाडा की सरकार येन केन कर भारतीयों को नीचा दिखाना चाहती है, और उसका जो टारगेट है वो अंततः भारत है। और यदि आप भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारतीय राजनीतिकों को टारगेट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे एक बात आप मुझे समझाने में थोड़ी मदद कीजिए, समझने में मदद कीजिए, और दर्शकों को भी, कि भारत को टारगेट करके अमेरिका भारत को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसी तरह के कमोबेश जो है समानांतर मुद्दे जो है भारत और अमेरिका के बीच भी चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ व्यापारिक संबंध हो या फिर जो वैश्विक रणनीति में एक दूसरे के वो बड़े ही अच्छे जो है साझेदार हैं। लेकिन कनाडा क्यों एंटी इंडिया अप्रोच बनाए रखे? क्या वो चाहता है कि जो एक ग्लोबल मार्केट इंडिया है उसको खुद से दूर करना चाह रहा है? नहीं जी, देखिए, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप फाइव आइज जो है संगठन, उसको ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को लेकर अमेरिका बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका ने कनाडा से कहा होगा कि भारत को लेकर हमारे जो व्यापक हित है, आर्थिक हित है, सामरिक हित है, और हम किसी एक मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात है कि जो खालिस्तानी है वहां, वो अमेरिका में इस कदर भी हावी नहीं है कि अमेरिकन चुनाव को वो परिवर्तित कर दे। आप इसमें ऑस्ट्रेलिया को ले ले, आप इसमें न्यूजीलैंड को ले ले, तो ऐसा कहीं लगता नहीं। लेकिन आप यदि कनाडा को लेते हैं, जब तो कनाडा की जो आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति में जो खालिस्तान से जुड़े हुए संगठन है वो पूरी तरीके से हावी हो गए, और पिछले कई सालों से वो ट्रूडो के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समूचे घटनाक्रम में ट्रूडो की जो आंतरिक राजनीति है या जो आंतरिक दबाव है वो उभर कर वैश्विक स्तर पर आ रहा है, और वो भारत पर दबाव बढ़ा के वहां के खालिस्तानियों के जो एक बड़ी संख्या में जो वोट है जो खालिस्तानियों का समर्थन करते, वो अर्जित करना चाहते। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव से इस समूचे घटनाक्रम को देखने की जरूरत है, जोड़कर देखने की जरूरत है। सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए, उनसे भी इस पूरे मसले को, सभी चिंताएं जो हैं समझने की कोशिश करेंगे। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत और कनाडा के बीच ये बार बार राजनयिक समस्या क्यों आन पड़ी है, और इस बार जो आरोप लगे हैं भारत की सरकार पर कि सीधी संलिप्तता ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भारत सरकार की कनाडा में सामने आई है। जस्टिन ट्रूडो का ये सीधा आरोप, और इस सीधे आरोप के जो है कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई सवाल इससे जुड़ गए हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए हैं, जो कि विदेशी मामलों पर अपनी गहन अध्ययन रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने प्रमोद सर को भी सुना, ब्रह्मदीप अलूने को भी सुना। आपको किस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति है? ट्रूडो सरकार की पॉलिटिक्स जो है, या फिर भारत सरकार का जो अप्रोच रहा है इस पूरे मसले पर? जब मैं बात पन्नों की करती हूँ तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने की बात भारतीय पक्ष करता है, लेकिन कनाडा के साथ इसे सिरे से नकार दिया जाता है। सिद्धार्थ जी। प्रोफेसर बलूनी और एम्बेसडर ब्रह्मदीप अलूने जी, उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है जी, लेकिन मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पिछले महीने ट्रूडो की जो लिबरल गवर्नमेंट है जी, माइनॉरिटी में है, उनसे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया। ये डिस्प्यूट पिछले 1 साल से चल रहा है जी। पॉलिटिकल माइलेज के लिए पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में भी इलेक्शंस आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट नैरेटिव इलेक्शंस में देना, खासकर महाराष्ट्र में, बहुत जरूरी है। मर्डर जिस व्यक्ति का हुआ वो भी एक कैनेडियन था जी। वहां पर एक कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर चंदन आर्य। वो इन सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। आने वाले समय में जो मुझे लग रहा है, कनाडा के अंदर 2 पोल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो एक सेपरेटिस्ट होंगे, एक नेशनलिस्ट होंगे। वो होंगे इंडिया के लिए, कनाडा के लिए नहीं। और डिस्प्यूट होगी कनाडा में। हमारा कोई भी कॉमन बॉर्डर कनाडा के साथ नहीं है।
कनाडा हमारे लिए बहुत एक दूर दराज का कंट्री है जहां पे हम कोई भी थ्रेट कनाडा का हमारे ऊपर नहीं आ सकता। यूएस के बेसेस हर जगह हैं, पाकिस्तान में है, साउथ अपना फिलीपीन से लेके जहां भी आप 9 डैश लाइन में आएंगे। यूएस के साथ अगर हम मान रहे हैं कि हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, वो इसलिए कि यूएस के पास इतनी क्षमता है कि वो ओसामा बिन लादेन को घर में मार के उसकी बॉडी लेके आ जाएगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन कोई रोकेगा नहीं। नहीं सिद्धार्थ जी, जब भारत के दुश्मनों की बात आती है तो हम चीन के साथ इसी तरह के तेवर क्यों नहीं अपनाते दिखते हैं? मैं भारतीय डिप्लोमेसी को आपके जरिए जरूर समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि चीन के साथ यही तेवर भारत क्यों नहीं अपना पाता है? क्योंकि हम उसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसीलिए। एक फैक्टर तो कॉमन बॉर्डर भी है जी। दूसरा फैक्टर है कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है उसके अंदर है नो वेपन यूज। जितने क्लैशेस हुए हैं ये कामयाबी पावर साहब की है कि जहां पे हम दोनों आर्मीज के अंदर एक समझौता करा के बैठे हुए हैं कि वहां पे वेपन यूज नहीं होंगे। जी। अगर ये हमारी डिप्लोमेटिक कामयाबी है तब हम आराम से सिक्योर हैं। जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। बट कनाडा एक अलग इशू है। इंडिया से, खासकर पंजाब से कनाडा जाने के लिए लोगों में एक दौड़ लगी हुई है। लोगों के यहाँ पे गाड़ियों पे कैनेडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं। कनाडा को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि जो डायस्पोरा इंडियन है वो वहां पे डिवाइडेड है। मेजॉरिटी भारत के साथ है, एक फ्रिंज माइनॉरिटी है जो सेपरेटिस्ट है। जी। वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो कनाडा में हो रही है, जिससे कनाडा का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो संख्या की बात कही सिद्धार्थ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रह रहे हैं और ज्यादातर जो है राष्ट्र प्रेमी है। भारत से जो है उनका प्रेम जो है इस पर कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकता। ऐसे में इस डिप्लोमेसी, इस स्ट्रैटेजी के क्या मायने हैं? अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, मैं समझना चाहती हूँ कि पहले भी भारतीय जो एजेंसियां हैं, जो गुप्त एजेंसियां हैं, वो काम करती रही तमाम देशों में, लेकिन कभी तक भारतीय राजनयिकों का सीधे सीधे ऐसे नाम सामने नहीं आया। पॉलिटिकल पोस्चरिंग, ट्रूडो की सपोर्ट विड्रॉ कर ली गई है। ट्रूडो की पॉपुलैरिटी डाउन है और हमारे यहाँ पे भी जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है। जी। अभी पीछे हमारे यहाँ इलेक्शन गए हैं, वहां पे आने वाले हैं। हमारे यहाँ पे भी कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन कनाडा के अंदर बहुत ही वीक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं पीएम ट्रूडो। तो जब कोई वीक होता है तो वो व्यक्ति, जैसे भी पावर साहब ने थोड़ी देर पहले एक पहलवान का विवरण दिया था जी। ये पोस्टरिंग है। डिप्लोमेट्स को वापस देंगे, नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा जिन लोगों ने ट्रैवल करना है जी। और चंदन आर्य जी इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन है कैनेडियन गवर्नमेंट के। ट्रेड को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो कैनेडियन सिटीजन्स जो इंडिया में अटैच्ड हैं उनके ट्रैवल पे डेफिनेटली इसका असर आएगा जी। और वो असर कैनेडियन इलेक्शंस के अंदर दिखेगा। जो गुजरात का इमिग्रेंट है वो किसी भी सेपरेटिस्ट के साथ नहीं है। कनाडा के अंदर 2 गुट आमने सामने भी आ चुके हैं। मंदिरों को तोड़ा भी गया है, जिसने एक ट्रिगर कर दिया, एक पोल जनरेट कर दिया। सेपरेटिस्ट बन रहे हैं। अगर वो सेपरेटिस्ट कनाडा के अंदर पर्टिकुलर रिलीजन के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे वो सेपरेटिस्ट स्टेट बन गया तो क्या होगा? ये मैसेज लोगों को उन्होंने डिलीवर कर दिया, जिसके कारण जो उनका सेपरेटिस्ट एजेंडा है वो कनाडा के अंदर ही फेल हो गया जी। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये तो दशकों से चले आ रहे हैं। नया इसमें ये है कि भारतीय सरकार पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। ये सारा बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन क्या ट्रूडो सरकार पर ये बार बार कहना कि आप जांच में जो है सहयोग नहीं करते हैं या फिर आप इस तरह के तत्वों पर लगाम नहीं लगाते, एक आरोप का दूसरे आरोप से उत्तर देना, मैं ये इस स्थिति को समझना चाहती हूँ। तो जस्टिन ट्रूडो का जो
आरोप है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेटिस्फाई करने का उनका प्रयास है, जो प्रोफेसर बलूनी जी ने अभी ब्रह्मदीप जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था जी। और जब भी पॉलिटिक्स होती है और जब कोई मुद्दा किसी के पास नहीं होता, पॉपुलैरिटी डिप कर रही होती है, तब नेशनलिस्ट पोस्चरिंग शुरू होती है जी। वर्ल्ड वॉर वन भी इसी तरीके से सारायोवो में शुरू हुई थी, किसी प्रिंस को गोली मारी गई थी और वर्ल्ड वॉर वन में आ गए थे जी। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो आपको बैलेट की जगह बुलेट लेनी पड़ेगी। When the argument stops, slander starts. अभी कैनेडियन गवर्नमेंट का और हमारी गवर्नमेंट का आपस में एक मौखिक द्वंद्व युद्ध चल रहा है। युद्ध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कोई बॉर्डर कॉमन नहीं है जी। हमारे यहाँ कैनेडियंस नहीं है, लेकिन कनाडा में इंडियंस हैं। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में। ये कैनेडियंस को समझ में नहीं, बहुत संख्या में ये कैनेडियंस मिस कर रहे हैं कि उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा जो इंडियन डायस्पोरा है। बिल्कुल, इसीलिए उसकी जो अपेक्षाएं हो भारत सरकार से तो है ही, ट्रूडो सरकार से, दोनों ही सरकारों से वो अपेक्षा रखते हैं कि उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए इससे पहले कि वो इस तरह से कोई गंभीर परिस्थिति का सामना करें। प्रमोद पावा सर से अगला सवाल लूंगी कि आखिर इस संबंध में जो कड़वाहट आई है, इसके आगे पावा सर क्या देख रहे हैं और इसके बाद जो है क्या पाकिस्तान के बाद कनाडा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश बन गया है और भारत की सरकार अब इसके आगे क्या करेगी? जो सबूतों की बात कर रही है ट्रूडो सरकार, उस पर क्या तथ्य भारत पेश करेगा या फिर सिरे से नकारा जाएगा? इन तमाम पहलुओं पर बात और बहुत से सवाल हैं जो कि कनाडा की ट्रूडो सरकार पर भी उठ रहे हैं और भारत की सरकार पर भी उठ रहे हैं। और इसके बीच जो है, जो कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के लोग हैं, उनको जो अपेक्षाएं अभी भी हैं कि भारत सरकार हो या फिर ट्रूडो सरकार हो, उनकी स्थिति को ज़रूर ध्यान में रख रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पावा भी जुड़े हुए हैं। पावा सर, मैं अब इससे आगे क्या आप कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हैं, खास करके जब दोनों देशों ने जो अपने डिप्लोमेट्स हैं, एनवॉयज है, इनकी वापसी कर ली है? क्या नो डायलॉग इज अ सोल्यूशन? आरोप के बदले आरोप इज अ सॉल्यूशन? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं एक हद तक इस बात को मानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि कनाडा की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है अमेरिका से। और अमेरिका के साथ साथ आज कनाडा ने एक और बयान जारी किया है जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के हक में अपना बयान दिया है या उसको टेलीफोनिक बातचीत हुई है जी। इसके रीजन, पहले तो इसका हम रीजन देखें तो सर, क्या ये लामबंदी, पश्चिमी देश लामबंद हो रहे हैं भारत के खिलाफ? पश्चिमी देश लामबंद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल से दो नाव में पैर रखकर चला है जी। वो तरफ तो अमेरिका को भी फेवर करते रहे, अमेरिका की तरफ भी चलते रहे, दूसरी तरफ वो अपना सारा बिजनेस चीन से बढ़ाते रहे। और अमेरिका का एक उम्मीद थी, अमेरिका चाहता था ऐसा कि इंडिया चाइना के साथ स्ट्रगल में आ जाए और ज़ेलेंस्की की जगह मोदी जी खड़े हो जाए और खुद की जगह शी जिनपिंग हो जाए। फॉर्चुनेटली डिसीजन रहा कि हम उस तरफ आगे नहीं बढ़े जी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ना बढ़ाने से वेस्ट हमारे अगेंस्ट होगा और इसको कहते हैं राजनीतिक कूटनीतिक दबाव देने की ये कोशिश होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा दुश्मन हो जाएगा जी, क्योंकि खामोशी के मामले में भी आपको याद हो, ट्रंप ने और अमेरिका ने बहुत लंबे चौड़े बात की थी मोहम्मद MBS के अगेंस्ट, लेकिन आज वो सब खत्म होगी बात, तो वो दब गई। तो ये तो रहते हैं जी। और लेकिन इसका सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान इंडिया को ज्यादा होगा। जैसे कोविड के बाद हमारी गवर्नमेंट ने वहां पर ई वीजा बंद कर दिया था जी। और लोगों को के सामने 2-2 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ी थी और सिर्फ कनाडा और ब्रिटेन का ही वीजा रोका था, बाकी सब वीजा चालू रखे थे जी। तो उससे क्या 6 महीने बाद हमारे बुजुर्ग आते जाते हैं। I was there in 2008 जी। तो जो आते हैं 6 महीने बाद, ये यहाँ से जो 6 महीने बाद PR वाले लोग जाते हैं, उनका आना जाना बंद हो जाएगा। उसका नुकसान तो व्यक्ति होगा। आज पंजाब में आप निकले तो GT रोड पर जितना हवाई जहाज के पानी की टंकी वाली कोठियां हैं वो सब कनाडा को है, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा लगा हुआ है जी। तो वो बड़ा नुकसान हम करने जा रहे हैं। और दूसरा, हम
इस कंडीशन में आ गए हैं कि इधर तो वेस्ट भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा जी, उधर ईस्ट भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। तो इस आइसोलेशन का नुकसान आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले बातचीत करके हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। पर भारत सरकार का तो रवैया ऐसा दिख रहा है कि वो बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है। ऐसा शुरुआत में ऐसा ही दिखाया जाता है, पब्लिक परसेप्शन ऐसे ही बनाना पड़ता है। प्री इलेक्शन में जाएंगे, जैसा सिद्धार्थ सर कह रहे थे, महाराष्ट्र का इलेक्शन है तो ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी। उसके बाद फिर यूज लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है इनको, इनको इस चीज में कोई तकलीफ नहीं है जी, मार छोड़ लेंगे भैया, और क्या हुआ। और जहां तक आप लॉरेंस वही वाली बात कर रहे हैं जी, तो ये कोई नया नहीं है, इससे पहले छोटा राजन था। लेकिन ये बदनाम, कहते हैं बद से बदनाम बुरा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नए ऑफिसर्स हैं जो कोचिंग करके आए होते हैं, वो उतनी जमीनी हकीकत नहीं जानते जितने लोगों ने जमीन से खड़े होकर या सरकारी स्कूलों में पढ़कर क्वालिफाई किया होता था। नहीं तो, प्रमोद सर, संजय कुमार वर्मा जी को तो 36 वर्षों का अनुभव है। वो मजबूर हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, उनसे जो कराया जाता है उनको वो उनको करना पड़ रहा होगा। और मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर उनको उनकी दिली इच्छा नहीं होगी इसको कंटिन्यू करने की जॉब को, और वो चाहते होंगे कि उनको VRS मिल जाए, लेकिन कई बार बहुत मजबूरियों में फंस जाता है। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं, वो बेचारे नाम भी विदेश मंत्री बने हुए हैं, उनको बनना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे ऐसा भी होता है। हमारी वित्त मंत्राणी है जी, वित्त मंत्री बनी हुई है जी, जो होता है देता जो दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो हो रहा। यानी आप डायलॉग की जो है अभी भी गुंजाइश मान रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच संबंध इतने भी कड़वे नहीं हुए हैं कि बातचीत जो है वो शुरू नहीं हो सकती है। ब्रह्मदीप अलू ने पाकिस्तान की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं जो बात प्रमोद पाहवा सर कह रहे हैं कि जो दिखता है उतना जो है गंभीर मसला होता नहीं है। क्या कनाडा, जिसे वर्तमान में भारत का दुश्मन नंबर 2 बताया जा रहा है पाकिस्तान के बाद, अब हम यही समझे कि जयशंकर कुछ समय के बाद जो है कनाडा भी जाएंगे और ये तमाम जो एलिगेशन है, आरोप है, इसको जो है फिर से किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा क्योंकि बिजनेस आगे आ जाएगा? देखिए नेहा जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आप आर्थिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपनी संप्रभुता को लेकर या सामरिक सुरक्षा को दांव पर रख देते हैं। बहुत सारे देश रख रहे हैं, तो ये ट्रेंड तो देखने में आ रहा है कि आर्थिक प्रतिबद्धता ऊपर है। इवन भारत को लेकर कहें तो डोकलाम विवाद जो है, ब्रिक्स की बैठक होने वाली थी, वैसे डोकलाम विवाद समाप्त हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा नेहा जी कि आप यूरोप को ले लें, आप पश्चिम को ले लें, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, आप जो है समानता की बात करते हैं, आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर पश्चिम जो है वो सारी जो अपेक्षाएं करता है वो विकासशील देशों से करता है, पिछड़े देशों से करता है, लेकिन और इसके साथ साथ उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। तो वो जैसे आप ये समझिए कि इंदिरा जी की मूर्ति, इंदिरा जी का एक झांकी में बनाई जाती है और एक इंसान उनको गोली मारता है, जो हमने देखा था कनाडा में। क्या कनाडा सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। कनिष्क विमान के जो लोग थे, क्या उनको भारत को सौंपा? नहीं सौंपा। नहीं, ऐसे प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने कनाडा से ही अपेक्षा इतनी ज्यादा क्यों? ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर भारत के अपराधी जो है भगोड़े वहां पर श्रेय लेकर बैठे हुए हैं, उनको जो है प्रत्यर्पण की कोशिश करती हुई सरकार नहीं दिखती, लेकिन सारी अपेक्षाएं कनाडा से की जाती, खासकर वो कनाडा जिसको आप कह चुके हैं कि कनाडा कभी भी भारत का जो है इतना घनिष्ठ मित्र तो रहा नहीं, उसके साथ दुश्मनी के जो किस्से हैं वो बहुत पुराने हैं, दशकों पुराने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम का रुख है भारत को लेकर एक समान है, लेकिन कनाडा थोड़ा सा ज्यादा आगे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं छोटी से कहूंगा आपसे कि आप बांग्लादेश को ले लें, मुजीबुर रहमान की जो हत्यारे वो लंदन में आराम से रहते हैं। आज तक ब्रिटिश सरकार ने कभी भी उनको सौंपने की जरूरत नहीं समझी जब शेख हसीना वहां पर थी। तो सरकार मैं कहती हूँ जिसका अपराधी है, जिसका आरोपी है, उसकी कोशिशों पर सवाल उठाना चाहिए, ना कि जिसको उस अपराधी को सौंपना है उसकी कोशिशों पर सवाल उठाना चाहिए। पाहवा सर कुछ ऐड करना चाहे संक्षेप में, ताकि मैं सिद्धार्थ सर के पास भी जाऊं? जी, मैं उस रेफरेंस में बात कर रहा था
जो मिसेस गांधी वाली झांकी निकली है। तो हमारे यहाँ भी मेरठ में हमने 2 साल पहले देखा था महात्मा गांधी को, उसने एयर गन से गोली मार के वो गुब्बारे में से लाल पानी निकाला था। हमारे यहाँ गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। तो ये विचार हैं, हर तरीके के लोग चलते हैं। अभी एक दिन पहले की गौरी लंकेश के जो आरोपी है उनको फूल मालाएं पहनाते हुए सम्मानित करते हुए उसकी भी तस्वीरें आई हैं। सिद्धार्थ जी से जी, सिद्धार्थ जी आप भारत को, जैसा पावा जी ने कहा, क्या इस आइसोलेशन को भारत जो है अफोर्ड कर सकता है? आर्थिक मजबूरियां जो है भारत की अभी भी वैसे ही हैं, बेरोजगारी कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, ऊर्जा ज़रूरतें कह लीजिए, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की जरूरत पड़ती है और इसमें पश्चिमी मुल्क जो है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिद्धार्थ जी, हम लोग विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। हमारी पॉपुलेशन लोगों को अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट के लिए जी। हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आई हुई है। बेरोजगारी एक इशू है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपको अनरिजर्व के अंदर ट्रेन कंपार्टमेंट में सीट नहीं मिल सकती, आपको नौकरी क्या मिलेगी? आप सड़कों पे चल नहीं सकते अगर कोई फेस्टिविटीज आ जाए, आप रेलवे स्टेशन पे चल नहीं सकते अगर ये छठ पूजा होती है। छठ पूजा के बाद नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के रेलवे स्टेशन पे नॉर्मल व्यक्ति चल नहीं सकता, स्टैम्पीड्स होती हैं जी। तो नौकरी कैसे मिलेंगी? ठीक है, भारत की जनसंख्या की चुनौती बेरोजगारी से आप जोड़ रहे हैं। पावा सर, क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक लाइन में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब इसके आगे आप निकट भविष्य में क्या देख रहे हैं? भारत और कनाडा दोनों बातचीत की टेबल पर आएंगे या फिर इसमें अभी और कुछ जो है तड़का लगना बाकी है? नहीं, हर सड़क के आगे कुछ किलोमीटर चलने के बाद यू टर्न होता है और यू टर्न लेने के बाद फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं। तो दुनिया गोल है, सब गोल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि वो सिखों को खालिस्तान से, अलगाववाद से ना जोड़े। हर सिख, हर पंजाबी अलगाववादी नहीं होता और देश को सबसे ज्यादा चाहने वाली वही कौम है। अगर सिख वहां है, अगर सिख यूके में है, यूएस में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो जरूरी नहीं वो खालिस्तानी हो या अलगाववादी हो, वो देश ये बात सिद्धार्थ जी ने भी कही कि भारत से प्रेम करने वाले की जो संख्या है वो कनाडा में ज्यादा है बनिस्बत की जो अलगाववाद की विचारधाराओं में जो है संलिप्त देखे जाते हैं उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पूरे विषय पर अगर आपकी भी कोई राय है, सुझाव है या फिर आपके कुछ सवाल हैं तो हम तक जरूर पहुंचिए। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। धन्यवाद।